ये रही अपनी KTM की 390 एडवेंचर एक्स। सामने की तरफ देख रहे हो लुक कैसे आ रहा है इसका। सेम एज इट इज़ यही बाइक रहेंगी भाई साहब, कलर चेंज के अंदर, जो कि है वो इबोनी ब्लैक। हाँ, छोड़ दिया हूँ मैं डायरेक्टली और क्रूज कंट्रोल लग चुका है हमारा, ज़बरदस्त। और यहाँ से मैं अगर प्लस करूँ, प्रेस करके रखो तो 75 पे चले गया, फिर प्रेस करके रखो तो 80 पे चला गया भाई। ओके तो कल मुझे पता चला मैकेनिक की तरफ से कि क्या अपने KTM के अंदर प्रॉब्लम है। वैसे ये सामने की तरफ जो आपको ये पाइप दिखाई दे रहा, दैट्स कॉल्ड हॉर्स पाइप। और ये हॉर्स पाइप की तरफ से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही, शायद से ये यहाँ से खुल गया है, तो उन्होंने कहा कि ये हॉर्स पाइप चेंज करना पड़ेगा। परत आल्यानंतर परत म्हणशील मला त्या दिवशी अहो मी 12 वाजता गाडी लावली. कालच तुम्हाला सांगितलं होतं सर मी काल नाही हे बघा, काल तुम्ही मला सांगितलं नाही, काल ते जो होतं ना तो म्हटलं 1.5 तासाचं काम आहे. तो टेक्निकल आहे ना, त्याला मी बघतो सगळं त्या गाड्यांचं. वॉटेवर जे काय असेल, हां. पण तो मला म्हटलं ना 1.5 तास लागणार आहे. मग तिच्या हिशोबाने मी 12 टाकून गेलो. सुबह के 12 बजे से मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। मैं बाइक देखकर चला गया कि भाई एटलीस्ट करके रखेंगे ये लोग, पर नहीं, एकदम वर्स्ट सर्विस है भाई। नासिक की KTM शोरूम की जो है ना, वासन शोरूम के पास वाला, एकदम वर्स्ट सर्विस है। बंदे 5 घंटे बाइक रुकाने के बाद में भी वो और 2 घंटे मांग रही कि भाई 2 घंटे का काम है, बोले ये खोलना पड़ेगा। अरे खोलो भाई, खोल के रखो। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जब से रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 450 मैंने राइड की ना भाई साहब, तब से वो बाइक मेरे दिमाग में बैठ गई। इबोनी ब्लैक, सॉरी इबोनी ब्लैक बोल रहा हूँ, माना ब्लैक। एक्चुअली इबोनी ब्लैक भी KTM की है, और वो उसका वर्ड इसलिए मुंह में आया कि भाई साहब ये दोनों बाइक्स ब्लैक है, और भाई तुम्हारे भाई को ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो बात अलग है कि मैंने एक्सपल्स 200 भी व्हाइट कलर मिली थी, व्हाइट एंड ब्लू कलर में। देखो वो टाइमिंग के अंदर मेरे पास में चॉइस नहीं थी, और ब्लू वन ब्लैक कलर मुझे उतना समझ में आ नहीं रहा था, और व्हाइट कलर मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। पर जब से मैंने रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 राइड की ना भाई, तब से मुझे सच में बताओ एक्सपल्स चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मतलब वो जो पावर मैंने जो फील किया ना वो दापोली राइड के अंदर, तब से मुझे वो एक्सपल्स के अंदर ढूंढ रहा हूँ। और वो बाइक है 200 सीसी बाइक, तो मैं बोला कि भाई अभी प्लान करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई मेरे दिमाग के अंदर। सबसे पहले तो ये है कि मेरे पास में अभी दोनों बाइक है, KTM की 390 एडवेंचर एक्स और दूसरी हिमालयन 450 माना ब्लैक। दोनों बाइक मेरे सेगमेंट के अंदर बैठती है, टूरिंग के अंदर दोनों भी बाइक बहुत ज़बरदस्त है। बस कुछ चीज़ें मुझे KTM की तरफ से एक्स्ट्रा मिल रही है, मतलब क्विक शिफ्टर हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, कॉर्नरिंग ABS हो गए। KTM के अंदर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये भी हो गई है कि अभी जो बाइक आई है इबोनी ब्लैक, वो 349 सीसी है, और कुछ NM टॉर्क और पावर वो कम जनरेट करती है जो ओल्ड वाली 398 सीसी वाली बाइक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 398 सीसी वाली लेनी चाहिए, या फिर ये 349 सीसी वाली लेनी चाहिए। अगर मैं 350 सीसी वाली बाइक लेता हूँ तो वो मुझे 18% GST का एडवांटेज मिलेगा, और या फिर मैं उसके ऊपर जाता हूँ 350 सीसी के ऊपर जाता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे वो मतलब 40% GST ऐसा कुछ तो भी देना पड़ेगा, तो उसका एडवांटेज नहीं मिल सकता मुझे। बट मैं सोच रहा था कि भाई इसके बारे में समझेंगे, शोरूम में जाना पड़ेगा इसके लिए, तो इसलिए सोचा मतलब मुझे समझ में आएगा कि इबोनी ब्लैक और माना ब्लैक दोनों में से मुझे चूज कौन सी करनी है। कुछ चीजें मतलब KTM ऑफर कर रहा है, कुछ चीजें मतलब हिमालयन ऑफर कर रहा है। हिमालयन की सर्विस वगैरह बहुत ज्यादा यूज है, और KTM की भी मतलब कुछ कुछ जगह पे है अच्छी खासी, पर पार्ट्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में चल रहा, तो उसकी सबसे बोला कि भाई जाकर प्रैक्टिकली जाकर हम पहले विजिट करेंगे, समझेंगे सारी चीजें और आपको बताएंगे। तो ये कंप्लीट रिव्यू भी होगा KTM 390 एडवेंचर एक्स का, और उसी के साथ में शोरूम की भी मतलब क्या सीन चल रहा है वहाँ पर, बाइक के अंदर कैसे रिपेयर होता है, क्या रिपेयर होता है। क्योंकि मुझे KTM को लेकर वो एक दिक्कत है कि भाई शोरूम के अंदर कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि अपनी एक्सपल्स 200 4V का रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा था। अब हीरो वाले बंदे निकाल नहीं रहे 450 सीसी वाली बाइक, तो इसलिए मुझे शिफ्ट करना पड़ रहा है हीरो छोड़कर KTM या फिर रॉयल एनफील्ड में अंदर के। अब दोनों के अंदर मुझे कंफ्यूजन तो वो तो क्लियर हो जाएंगी। KTM को लेकर कंफ्यूजन ये है कि भाई इसका आफ्टर सर्विस कैसा, मतलब वापस जाने के बाद में मेंटेनेंस वगैरह, कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, अच्छे तरीके से तुम्हारी बाइक सर्विस वगैरह होती है कि नहीं, पार्ट्स वगैरह सही टाइमिंग के अंदर अवेलेबल होती है कि नहीं। बाकी रॉयल एनफील्ड का तो मुझे टेंशन नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूज नेटवर्क है, बहुत सारी जगह पे उसका पार्ट्स वगैरह हो जाते हैं। बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट हम थोड़ा सा रुक कर सकते हैं। पर KTM का मुझे सीन लग रहा है, कुछ वीडियोस देखने की वजह से मुझे कंफ्यूजन बढ़ गई है। तो मैं सोचा क्या अपन खुद प्रैक्टिकली जाते हैं दर्शन भाई की बाइक को लेकर, और उसके अंदर जो भी चीजें वो भी क्लियर कराएंगे, कोटेशन भी लेंगे, दोनों बाइक्स का कोटेशन लेंगे 390 एडवेंचर एक्स, और उनको पूछेंगे कि इसके अंदर इबोनी ब्लैक कलर मिलता है क्या, या फिर डायरेक्टली जो प्रॉपर इबोनी ब्लैक कलर है जो 349 सीसी वाली बाइक है वो भी चेक करेंगे।
ये रही अपनी KTM की 390 एडवेंचर एक्स विच 398 सीसी लिक्विड कूल इंजन है भाई साहब, और ये ज़बरदस्त पावर जनरेट करती है विच इज़ 46 का पावर जनरेशन और 39 Nm टॉर्क। सामने की तरफ जो आप देख रहे हो ये है WP के एपेक्स शॉक अब्सर, सेम एज इट इज़ पीछे साइड में के अंदर भी है WP के साइड में से मोनो शॉक अब्सर। इसका ग्राउंड क्लियरेंस कुछ शायद से 227 mm होगा, और ऊपर से जो सीट हाइट है वो 825 के करीबन में होगी भाई साहब। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर टेक्निकल, वो सारे पीछे साइड के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पर स्लीपर क्लच भाई साहब, और नीचे की तरफ से यहाँ पे आपको मिलेगा क्विक शिफ्टर तो नीचे, और यहाँ पर है क्रूज़ कंट्रोल। बहुत सारी चीज़ें, जब तक कि बाइक राइड नहीं करेंगे तब तक ये कुछ समझ में आएगा नहीं। ये सामने की तरफ देख रहे हो लुक कैसे आ रहा है इसका, सेम एज इट इज़ यही बाइक रहेंगी भाई साहब कलर चेंज के अंदर, जो कि है वो इबोनी ब्लैक। देखते हैं भाई साहब इबोनी ब्लैक क्या रहेगा। वैसे इस बाइक के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है, सामने की तरफ यहाँ पर वाइब्रेशन फील हो रहा है दर्शन भाई को, और इसके अंदर शायद से कुछ तो वो बोला था उन्होंने, जाकर डायरेक्टली तो शोरूम में जा तब जाके पता चलेगा। उसके बाद में और क्या काम है इस बाइक के अंदर अपने को, ये इस साइड का पार्ट थोड़ा सा ढीला हो गया है, ये फिट कराना है। पीछे साइड की नंबर प्लेट फिट करानी है, वो ज़्यादा लूज़ है। अब ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आएंगी शोरूम का, मतलब जो सर्विस वाला पार्ट है उसके अंदर समझ में आएगा भाई साहब कि क्या सर्विस वाला पार्ट है, कितना टाइम लगता है, कितनी चीज़ें टाइम लगते हैं। वही हम लोग ने इसको एक बार क्रैश कर दिया, चलो फटाफट उसके ऊपर बैठ कर दिखाते भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई नीचे की तरफ, अरे भाई वैसे ये बहुत इजी है नीचे उतारने के लिए, सब कुछ मुझे दिक्कत नहीं है जैसे मुझे हिमालयन के लिए दिक्कत आई थी। ओके, रेडी फॉर द रेस। सामने की तरफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ओडोमीटर के अंदर टोटल ये बाइक चली है 8-11 किलोमीटर के अंदर, और कंपनी क्लेम करती कुछ 28 का एवरेज, और हमको ड्यूरिंग राइड के अंदर मतलब स्पीडी राइड के अंदर इसने 25 से 26 के बीच में एवरेज दिया था भाई साहब, विच इज़ वेरी गुड। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने जैसी, यहाँ पे जब देखा जाएगा तो यहाँ पे राइडिंग मोड्स वगैरह है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, कितना फ्यूल आगे जा सकता, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम है। नीचे साइड के अंदर ओह म्यूज़िक सिस्टम भी है, कॉलिंग सिस्टम भी है, लास्ट कॉल वगैरह अगर हम बाइक को कनेक्ट करते हैं तो। उसके बाद में आगे ऊपर देखेंगे मोटरसाइकिल मोड्स के अंदर, तो यहाँ पर है स्ट्रीट हो गया, ऑफ रोड हो गया, रेन हो गया, ज़बरदस्त है भाई। मैं अभी फ़िलहाल में स्ट्रीट पे ही रखता हूँ उसको। और उसके बाद में कॉन्फ़िगर पर भी है, मतलब इसके अंदर आप आपकी हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मतलब ABS मोड वगैरह वो सारी चीज़ें, क्विक शिफ्टर, डिस्प्ले मोड वगैरह ये सब चीज़ें। ऑलराइट, तो मैंने इसको अभी स्ट्रीट मोड के ऊपर रख दिया है दोस्तों। चलो, मेरी जो एक्सपल्स 200 है उसका NOC मैंने लाया ही नहीं है, या फिर मुझे मिला नहीं, पता नहीं, घर पे मिल नहीं रहा, तो मैं सोचा कि NOC जाकर लेकर आता, और उसी के साथ में अपनी जो KTM है उसका भी थोड़ा सा सर्विस वगैरह हो जाएगा। ये जो आगे की तरफ आवाज़ आ रहा है ना, सामने की तरफ देखो, मैं भी इसके अंदर आवाज़ आ रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, पर आगे की तरफ से थोड़े से वाइब्रेशन की वजह से कर आवाज़ आ रहा। और इस साइड के अंदर भाई अंदर साइड में न कुछ तो भी पाइप का जल गया है कि क्या हुआ है कुछ पता नहीं, शोरूम में पता है उन लोग को, तो वहाँ पे जाकर देखेंगे। और इसी के साथ में मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा इसके ऊपर कि अभी मज़ा आ रहा है कि नहीं इसके ऊपर। ओहो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्विक शिफ्टर भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त है, बिना क्लच दबाए आप डायरेक्टली गियर अप साइड और डाउन साइड कर सकते। ये देखो ज़बरदस्त। अब मैं हिमालयन 450 माना ब्लैक भी चलाया हो और अभी ये चला रहा, तो मतलब मैं इजीली अभी समझ सकता कुछ चीज़ें छोड़ने के बाद में, मतलब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसे है क्या मुझे फील हो रही है अभी। हिमालयन पता है कि क्यों मेरे इतने दिमाग में बैठ रही, क्योंकि वो पिलियन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब दोनों साइड से मैं बैनर वगैरह लगा कर मेरी वाइफ के साथ में अगर मैं कहीं घूमने के लिए जाऊँ तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और KTM 390 एडवेंचर के ऊपर मैं बैठा था भाई, पीछे साइड के अंदर मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैं बोला कि यार इसका सीट उतना खास नहीं है, वैसे सीट को हम और अच्छा कर सकते हैं, पर जो बहुत नैरो सीट है उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है यार। तो एक वो चीज़ देखना पड़ेगी, मतलब मुझे वो एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर मैं KTM लूँगा तो। अदरवाइज़ अगर मैं हिमालयन 450 लेता हूँ तो उसके अंदर मुझे 2-3 चीज़ें सेक्रीफाइस करने होंगे, जस्ट लाइक क्विक शिफ्टर हो गया, नहीं सॉरी क्विक शिफ्टर तो उसके अंदर है ही, मतलब क्रूज़ कंट्रोल हो गया, कॉर्नरिंग ABS हो गए,
और भी कुछ चीज़ें हैं जो ऑन राइड के अंदर मुझे समझ में आएंगी। वैसे इसका कॉकपिट है ना भाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हिमालयन का थोड़ा सा खुला खुला है, और इसका मस्त ये जो कॉकपिट है ना भाई, ये मस्त लगा मुझे। 300 का डालो। यूट्यूब पर हो भैया? हाँ, कभी कभार यूट्यूब कर लेते। कितने फॉलोअर? कुछ होंगे 4.5-5। इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे कुछ होंगे 10,000 तक। 10,000? कितने करना है? 300। फॉलोअर्स मैटर करते हैं क्या? फॉलोअर्स मैटर करते हैं? हाँ। कंटेंट नहीं मैटर करता? हाँ? नहीं करते हैं, लेकिन फॉलो कितने हैं? अच्छा, कहाँ जा चुके हो? मैं कहाँ नहीं गया भाई। मैं लद्दाख गया, स्पीति गया। कुछ जा देना। लद्दाख, स्पीति, गुजरात, गोवा सब हो गया मेरा। तब ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह जाके आ गया, और बहुत सारी जगह जाना बाकी है अभी। प्रॉपर किधर गए? प्रॉपर में गाँव का ही ना भाई, ओसर गाँव का ही हूँ मैं। उधर? हाँ, तुम कहाँ गए? मैं तो सही पिंपरी के। अच्छा, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। गांव के रहते तो पहचान जाते। गांव का बच्चा जानता है अपने को। चलो, थैंक यू। और लेफ्ट साइड के अंदर टाइम है 12:41। 12:41 हो चुके हैं दोस्तों। फटाफट मुझे सबसे पहले नक्षत्रा लॉन्च पहुंचना है अपनी एक्सपल्स 200 4V का NOC लेने के लिए, बिकॉज हम सोच रहे एक्सपल्स 200 4V के बारे में। क्या अगर एक्सपल्स 200 4 मतलब अगर धन्नो जाएंगी तो दूसरी आएंगी। अब वो कौन सी आएंगी वो बोल नहीं सकता, पर उसके लिए नाम तो मैंने सोच के रखा हो, और मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा। अभी ब्लैक रहेगा तो ब्लैक के ऊपर से ही नाम रहेगा भाई साहब उसके लिए, क्योंकि मैं अभी मतलब ब्लैक ही लेने वाला हूँ। अभी ब्लैक में हिमालयन 450 माना ब्लैक होती है या फिर इबोनी ब्लैक होती है, दोनों में से पता नहीं, पर दोनों में से 101% श्योर दोस्तों आने वाली एक बाइक। और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए। अब देखो, मेरा जो पर्पज़ है ना, सबसे पहले वो एकदम क्लियर है कि मैं करना चाहता हूँ लॉन्ग टूर, और उसी के साथ में थोड़ा फार एडवेंचर। और एडवेंचर का जो कोटा है वो मैंने पूरा कर लिया है मेरे एक्सपल्स 200 4V के ऊपर। तो कभी कभार मतलब एडवेंचर के ऊपर निकल जाएंगे तो वो टाइमिंग के अंदर अपनी बाइक ने परफॉर्मेंस अच्छा देना चाहिए। दैट्स इट। उसके अलावा मुझे और दूसरा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। हाईवे राइड्स के ऊपर भाई साहब कंफर्ट होना चाहिए। और मैं अपनी वाइफ के साथ में कहीं घूमने निकलूँ तो मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े, या फिर उसको ना सोचना पड़े कि भाई दिक्कत होंगी। कंफर्ट राइड होनी चाहिए, एकदम कंफर्टेबल राइड से। भाई ज़बरदस्त। आगे चल के हम क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, तो अभी ये स्ट्रेट हाईवे तो उसके अंदर इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, बट इसका जो कॉर्नरिंग ABS है ना भाई, कॉर्नरिंग ABS भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे KTM के शोरूम के अंदर जाता कि मुझे न्यूज़ पता चली कि मतलब नासिक के अंदर एक इबोनी ब्लैक आ चुकी है दोस्तों। इफ़ यू आर लकी तो हमें इबोनी ब्लैक देखने के लिए मिलेंगी। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे एक फ्रेंड ने इबोनी ब्लैक बुक कराई है, तो अगर किस्मत अच्छी रही तो भाई इबोनी ब्लैक चलाने के लिए भी मिलेंगी। इसके अंदर एक चीज़ मैंने और नोटिस की, ये बाइक 100+ होने के बाद में वाइब्रेशन एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। हिमालयन 450 को लेकर वैसा नहीं है। हिमालयन 450 को मुझे वाइब्रेशन फील हुए दोस्तों, मतलब जो है वो है, मतलब 100 के बाद में मुझे हल्के से वाइब्रेशन फील हुए। दूसरी बात ये कि पहला और दूसरा गियर डालने के बाद में मुझे वो गियर बॉक्स फील हुआ भाई, और वो भी तगड़ा वाला फील हुआ। बाद में 3rd या 4th 5 के अंदर वो भी 6 गियर बॉक्स है, और ये भी 6 गियर है, और 3rd 4th 5 6 के अंदर ना इतना फील नहीं हुआ, पर 1 सेकेंड के अंदर फील हुआ हिमालयन 450 में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एकदम मस्त चल रही। ये देखो भाई साहब, हाँ छोड़ दिया हूँ मैं डायरेक्टली, और क्रूज़ कंट्रोल लग चुका है हमारा, ज़बरदस्त। और यहाँ से मैं अगर प्लस करूँ, प्रेस करके रखो तो 75 पे चले गया, फिर प्रेस करके रखो तो 80 पे चले गया भाई। ये देख रहे हो। स्टेबिलिटी के मामले में ना भाई साहब बाइक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। देख रहे हो स्टेबिलिटी कितनी ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है दोस्तों। और स्टेबिलिटी देख रहे हो, एक नंबर। अभी इसके अंदर मैं अगर और बढ़ाऊँ तो मुझे सिर्फ प्रेस करके रखना है, और ये 5 से बढ़ रही है डायरेक्टली। ये देखो एकदम ईजिली
5 से बढ़ गई। अब इसके अंदर मुझे अगर कम करना है तो पीछे साइड का मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो 80 पे आ गई, फिर पीछे साइड में लॉन्ग करके इसका रखूँगा तो 75 पे आ गई ऐसे। और इसके अंदर अगर मैं ये मोमेंट के ऊपर ब्रेक टैप करता हूँ, ये ब्रेक टैप किया, क्रूज़ कंट्रोल हट गया भाई डायरेक्टली, ऑटोमेटिकली क्रूज़ कंट्रोल हट गया डायरेक्ट। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई। ऑलराइट, एक कॉल आया था इसलिए मैं रुका था, और उसके बाद में मुझे याद है कि भाई साहब मेरी हाइट के बारे में मैंने आपको बताना भूल ही गया। देखो सेम एज इट इज़ जैसे हिमालयन के ऊपर था वैसे मैं मतलब फुट नीचे की तरफ रख सकता पूरा एकदम आराम से, सेम एज इट इज़ हिमालयन के ऊपर भी ऐसी था। मतलब इजी है, मतलब मेरे लिए 825 mm का जो ये सीट है ना एकदम आराम से नीचे की तरफ फ्लैट फुट हो जाते। मतलब मेरी हाइट है 5.9 और इजीली मुझे ये नीचे की तरफ टच हो ही जाता भाई, विच इज़ ईजी। बट अगेन अगर मैं मतलब ऐसा ऑफ ट्रेल के ऊपर और लेफ़्ट साइड के अंदर या फिर राइट साइड के अंदर गड्ढा है और मैं मतलब गलती से अगर पैर नीचे रखूँ तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती। ये ज़बरदस्त, इसका ये जो पिकअप है ना भाई, मज़ा आ गया भाई। सच में बताओ भाई तो इसका ना रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है, बस कलर को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है जो मतलब बाइकर्स को पता नहीं ना। मतलब देखो KTM है ना यार, थोड़ी सी ना बदनाम हो गई यार, थोड़ी सी मतलब कुछ ज़्यादा ही बदनाम हो गई है कलर को लेकर। मतलब यार मतलब वो RC 200 RC 125 वगैरह ऐसे एकदम छोटे छोटे मॉडल्स निकले ना, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई यार। मतलब बंदे राइडर लेकर भगाते हैं बस भाई, और मतलब कोई गेयर्स वगैरह नहीं होता, कुछ नहीं होता है। अभी देखो मैंने जैकेट नहीं पहना पर मेरे हाथ में ग्लोव्स है और एक अच्छा हेलमेट है, और मेरे शूज़ भी देखो राइडिंग शूज़ है, बस मैंने जैकेट और पैंट नहीं पहनी है। वो इसलिए कि भाई गर्मी हो रही है और ऊपर से मुझे सिर्फ 20 किलोमीटर जाना है, इसलिए ये सब चीज़ें मैंने तामझाम पहना नहीं। और अगर 30 किलोमीटर के ऊपर होता ना तो मैं पूरा जैकेट वगैरह सब कुछ चीज़ें पहन लेता, क्योंकि मुझे पता है जब भी हमारा क्रैश होता है ना तो सबसे पहले हमारा सर, हाथ और पैर ये चैलेंज होते हैं, उसके बाद में घुटने वगैरह टच होते हैं। वैसे इतना तो आएगा नहीं, अपन स्लो ही जाने वाले हैं ऐसे देखा जाए तो, पर ये सब चीज़ें चैलेंज होती है। इसलिए लॉन्ग राइड के ऊपर हम हमेशा है ना गेयर्स वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जब भी मैं राइड करता हूँ या मेरे साथ में कोई बंदा राइड करता है तो मैं सबसे पहले उसको ये बोलता हूँ भाई कि तू राइडिंग गेयर्स ले ले यार, अच्छे वाले राइडिंग गेयर्स ले ले। सिटी में भी यार अच्छी खासी ट्रैफिक हो रही है, और इस बाइक को मैंने ना सिटी के अंदर भी बहुत अच्छे से मतलब देखा है भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब कट कुट लगा कर एकदम इजीली निकल जाती है बाहर। इसको हैंडलिंग करने के अंदर जो मज़ा आता है ना भाई, ज़बरदस्त। मतलब ये बाइक का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना यार, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो निकलती है ना एक नंबर। वैसे हिमालयन का ना पूरा वेट आगे की तरफ है, अप साइड है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती। मतलब वो ऐसा एक हाथी टाइप है कि तो खींचना पड़ता है नहीं कि डायरेक्टली, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये सब सारे जितने भी रिव्यू, ये सब मेरे पर्सनल रिव्यू है, बाकी लोगों को उसको मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए कि भाई हिमालयन के बारे में थोड़ा बुरा बोल रहा हूँ, फिर बाद में KTM के बारे में बुरा बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं भाई, बाइक लेनी है तो मेरे को सब तरीके से टेस्ट करनी है, और ये बाइक उस सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छे से बैठ रही है, और ये ट्विस्टीज़ के अंदर, कॉर्नरिंग के अंदर, और ये ऐसे ट्रैफिक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से निकल रही है यार। अभी यहाँ पे देखो, ज़बरदस्त। कॉलेज टाइमिंग के अंदर ये रास्ता हम लोग यूज़ किया करते थे, और भाई साहब ये रास्ते के ऊपर भी अभी गर्दी होना स्टार्ट हो गई, एकदम खुला रास्ता हुआ करता था, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली गंगापुर रोड पे पहुँचेंगे। वैसे ये रास्ता इसलिए लिया करते थे कि वो टाइमिंग के अंदर हमारे पास में लाइसेंस नहीं हुआ करता था, और मतलब पुलिस लोगों से बचने के लिए भाई साहब यहाँ से निकला करते थे हमेशा। सामने की तरफ नासिक सिटी है पूरा,
और इस साइड से जाने के पीछे रीज़न ये है कि बस वही दिन वापस यादगार के अंदर लेकर आना। ऑलराइट, तो भाई फर्स्ट सेकेंड गियर के अंदर दर्शन भाई ये थोड़ा सा आवाज़ करिए, टिक 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 टिक। भाई लास्ट ईयर जब मैं लद्दाख के लिए निकला था ना, तो यहाँ से ये कॉर्नरिंग के ऊपर से मैं गिरा था और बहुत ही बुरी तरीके से गिरा था भाई मैं। मतलब मेरा लद्दाख राइड स्टार्ट करने से पहले मेरा यहाँ पे क्रैश हुआ था। ज़बरदस्त ऑफ रोड है भाई यहाँ पे तो। ये पहुँच गए हम बाबू पुल की तरफ, कॉलेज का हमारा फेमस बाबू पुल। एक टाइम था बाबू पुल का भाई, यहाँ पर हम पुल लड़कियाँ लेकर आया करते थे। इस साइड से आने के बाद में बहुत सारी यादें ताज़े हो जाती है यार मेरी। मेरा फर्स्ट जॉब इसी साइड में लगा था नासिक के अंदर, जो कि थी यहाँ पर कुछ ग्रेविटी जिम। ऑलराइट, तो ये रही भाई ग्रेविटी जिम। एक टाइम था इस जिम के अंदर फर्स्ट ज्वाइनिंग की थी मैंने। उस टाइमिंग के अंदर हमारे पास हुआ करती थी पल्सर 220F, ज़बरदस्त बाइक भाई। ऑलराइट, तो नक्षत्र दिख गया और HDFC बैंक भी दिख गई भाई मुझे। अभी अब जाना हमें अंदर की तरफ। शाबाश। आप जा रहे हो? ठीक है, कोई नहीं, आप आराम से कर लो। अरे कोई नहीं, आराम से कर लो, हेलमेट पहन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं इतनी। नहीं कोई नहीं, आराम से हेलमेट पहनो आराम से। चलो तो भाई ये लग गई अपनी बाइक यहाँ पर। ज़बरदस्त भाई, इसका फैन का आवाज़ क्या तगड़ा था ये यार। मेरे को थोड़ा सा ये अजीब फील हो रहा है। मैं इसको मेन स्टैंड पे देता लगा के। क्या है, किसी और की बाइक है, दर्शन भाई बोलेंगे बाइक का काम करने का आया था, क्या काम करके लेके आ गया तूने। डायरेक्टली इसको लगा देते हैं। चलिए तो अभी अंदर की अपडेट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ बाद में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पंप है भाई, पंप। ऑलराइट दोस्तों, तो वी हैव गुड न्यूज़। ऊपर की तरफ मैं गया था, उन्होंने बताया मुझे कि भाई अभी तुम्हारे जो आरसी है उसके ऊपर सिर्फ तुम्हारा फिजिकल जो आरसी है उसके ऊपर ही सिर्फ बैंक का नाम है। वैसे देखा जाए तो आपकी बाइक के ऊपर से हाइपोथिकेशन निकल चुका है, तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी और के नाम पे करना चाहते हो तो वो इजीली हो जाएगा। मार्च 2025 के बाद में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। फिर इसके बाद में मैंने अपने छोटे भाई को कॉल लगाया जिसको इसके बारे में सब कुछ पता है। तो उसने बोला ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली ऑनलाइन निकल सकते, तो तुम आ जाओ, अपन ऑनलाइन ट्राई करेंगे। मतलब जो भी बंदा अगर मेरी बाइक लेना चाहेगा तो उसको एनओसी लगेगा। तो एनओसी के लिए वो हाइपोथिकेशन निकला हुआ चाहिए और बाइक मेरे नाम पे चाहिए। तो जो ऑलरेडी ऑनलाइन तो दिखा रही है कि भाई मेरे ही नाम पे हाइपोथिकेशन निकल चुका है, विच इज़ गुड। चलो ये तो क्लियर हो गया। अभी मुझे जाना है सीधा KTM के शोरूम के ऊपर, जहाँ पे अपनी बाइक सर्विस करानी है भाई। ओहो, गिले होने के बाद में बाइक के क्या ज़बरदस्त लग रही है। चल भाई। अच्छा, अरे जब है तो क्यों, प्लीज़ फॉलो द रूल्स यार। इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। मुझे लगा कि खुल गया है क्या। बाकी यार इसका कॉकपिट है यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हिमालयन का जो कॉकपिट है वो थोड़ा सा ऐसा खुला खुला लगता है, मतलब आगे का डैशबोर्ड, और ये एकदम मस्त है। मतलब POV बहुत मस्त लगता है इसके अंदर। जस्ट लाइक कि आपको ऐसा फील आता है कि आप खुद बाइक चला रहे हो भाई। ऑन राइड के अंदर हम राइडिंग मोड्स भी चेंज कर सकते। मतलब अभी रेन हो रहा है तो मैं रेन मोड के अंदर भी बाइक को डाल सकता, या इफ़ मुझे एक तगड़ा वाला ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है तो वो टाइमिंग के अंदर मैं ऑफ रोड मोड डालकर बाइक चला सकता। अब इसके बारे में मुझे ये नहीं पता कि उसका जो पीछे वाला जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ऑफ रोड के अंदर चलता है कि नहीं चलता है। मैं भी नहीं चलता हूँ ऑफ रोड के अंदर,
इसको कंप्लीट समझना ज़रूरी है भाई। एक लॉन्ग राइड पे जाऊंगा तभी जाकर इसके बारे में सब समझ पाऊंगा कि भाई ये सारी चीज़ें मतलब जितने भी मोड्स वगैरह ये कैसे यूज़ होते हैं, क्या यूज़ होते हैं। करीबन 3 लीटर के पास से मैंने पेट्रोल डाला है, तो 160 लीटर का मुझे ये फ्यूल एफिशिएंसी बता रहा है। मतलब 160 किलोमीटर तक ये बाइक चल सकती। इसके पहले 120 बता रहा था। मतलब भाई ये तो सीधा 120 मतलब सिर्फ 3 लीटर के अंदर 40 किलोमीटर। भाई क्या हिसाब से एवरेज दे रहा है यार ये। मतलब 180 दिखाना चाहिए था, 160 दिखा रहा है डायरेक्टली। एटलीस्ट 25 के हिसाब से 50 दिखाना चाहिए था। मतलब 170 दिखाना चाहिए था, डायरेक्ट 10 किलोमीटर कम। भाई मतलब ये वतून जाम होणार आहे वाटतं मी कधी ही गाडी घेतली तर। 100% वतून म्हणजे पार पेट्रोल टाकून भुरकंडी निघणार आहे डायरेक्टली। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले क्या गॉक 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 गॉक, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले क्या गॉक 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 बोले तो पेट्रोल डाल रहा हूँ मैं इसमें। अरे रुक जाओ मोहतरमा, रुक जा। अब और कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई। जब फर्स्ट और सेकेंड गियर के अंदर हिमालयन होती ना भाई, तो उसका जो पुल है वो बहुत तगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा तगड़ा पुल होता था। इसके अंदर उतना नहीं आया। मतलब फर्स्ट सेकेंड के अंदर ये तो बहुत आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा सा एग्रीनेस नहीं बताती है, ईजीली निकलती। पर हिमालयन के अंदर भाई वो जो पुल मिलता था ना, डायरेक्ट ऐसा झटका था। झटका बोले तो ऐसा खींचती है बाइक डायरेक्टली खुद को। 452 सीसी का इंजन है भाई साहब। वो अगेन लिक्विड कूल है, पर 40 PS का पावर जनरेट करती है, 40 Nm का टॉर्क जनरेट करती है वो बाइक, विच इज़ वेरी पावरफुल। बट एज़ कम्पेयर टू KTM 390 एडवेंचर, इसके अंदर 46 bhp का पावर है भाई, और 39 Nm का टॉर्क। ये भी सही है, पर ट्रॉफिक के अंदर इसका पुल उतना नहीं है। एकदम मस्त है, एकदम आराम से ग्रेजुअली है, ऐसा डायरेक्टली खींचती नहीं है। वो बाइक ऐसे खींचती थी डायरेक्टली, मुझे ऐसा था पावर फील होता था भाई। वो जो 50 सीसी का जो पावर है ना, वो फील होता था। 452 सीसी है, और ये 498.6 थी, सॉरी 398.6 सीसी, विच इज़ ऑलमोस्ट 399। दोस्तों एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इस बाइक का जो LED हेडलैम्प है ना भाई, बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप मोटो ब्लॉगिंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करते होंगे तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं कि इसको एक्स्ट्रा में हेडलाइट वगैरह या फिर फॉग लाइट वगैरह लगाने की। क्योंकि कल रात को मैंने बाइक लेकर आया था, वो टाइमिंग के अंदर मैंने उसको अच्छे से चेक किया। बहुत ज़्यादा डार्क एरिया के अंदर इसका लाइट बहुत अच्छे से गिरता है, और नॉर्मल सिटी राइड या फिर ऐसे हल्की फुल्की राइड के अंदर 200-300 मीटर की किलोमीटर की राइड के अंदर इसका स्टॉक लाइट भी बहुत अच्छे से काम करता है। बट उतना भी मतलब पावरफुल नहीं है जितना अगर मतलब सामने की अगर बिग कार वगैरह या फिर सामने की तरफ बड़ी गाड़ी आ रही हो और उसके फोकस बहुत ज़्यादा हो, तब आप ब्लाइंड फील कर सकते हो। बाकी इसका जो लाइट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स ठीक है, मतलब नहीं कि अच्छा है। अच्छा बोले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक्स्ट्रा में अगर कोई बंदा मतलब सिर्फ और सिर्फ डे टूरिंग के लिए ले रहा है, नाइट राइड इतना कुछ खास करेगा नहीं, तो वो टाइमिंग के अंदर मैं सच में बोलूँगा कि भाई एक्स्ट्रा में इसको लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हमने इसको लाइट लगाई IJJ की 125, बट ऐसा ज़रूरी पड़ेगा नहीं। मतलब अगर आप नाइट राइड नहीं करते तो फिर ज़रूरी नहीं पड़ेगा। ओहो एक चीज़ और भाई, इसका अगला वाला टायर दिखाई नहीं देता रे। मतलब ऐसा लिटरली ऐसा होकर देखना पड़ रहा है कि खड्डा वगैरह कैसे है, क्या है। अपनी एक्सपल्स तो ऐसी पूरी खुली है, और दूसरी बात ये हिमालयन भी सामने की तरफ पूरी ऐसी खुली भी है। अगर बंदा 5.6 वाला रहेगा ना तो ऐसा नीचे रहेगा, और नीचे होने की वजह से इसको ये सब क्रस्ट सामने की तरफ का डैशबोर्ड दिखाई देगा, सामने का फ्रंट टायर कैसे घूम रहा है, कौन से खड्डे में जा रहा है, उसको वो समझ भी नहीं आएगा यार। ये तो चीज़ मैंने अभी नोटिस की। तो सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ऐसा हो जा रहा डायरेक्टली कभी कभी। तो मतलब लिटरली मैं ऐसा साइड से होकर देख रहा हूँ उसे। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले, ये पॉइंट के ऊपर नासिक में बहुत ज़्यादा ही गर्दी रहती। इट्स अ बॉम्बे नाका, और लेफ़्ट साइड के अंदर है हमारा शोरूम KTM का, जो कि है बजाज के साथ में लगकर। ये है KTM का शोरूम। इसका काम चल रहा है मुझे पता था, और सर्विसिंग कराने के लिए मुझे पीछे से जाना है राइट साइड के अंदर से। अरे सामने की तरफ तो भाई नई वाली दिखाई दे रही मेरे को तो 390। ये तो R है भाई, मेरे को लगा 390 की नई वाली।
मेंटेनन्ससाठी कुठून आहे सर्व्हिस? पोलीस स्टेशनच्या बॅक साईडने का? ओके. ऑल राइट, यहाँ पे सारे KTM के बाइक्स लगी है भाई. हमें सबसे पहले इबोनी ब्लैक का कोटेशन लेना है. पूरे शोरूम के अंदर भाई काम चालू है. चलिए संजय सर. ऑल राइट दोस्तों, KTM का कुछ काम हुआ नहीं. हॉर्स पाइप जो था वो आया हुआ है, पर डालने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा. और इतना टाइम भाई साहब मेरे पास में है नहीं, क्योंकि 3:10 हो गए और अपनी ड्यूटी का टाइम हो चुका है दोस्तों. तो मुझे उधर निकलना पड़ेगा. बाकी मैंने इबोनी ब्लैक देखी भाई, नज़दीक से देखी मैंने इबोनी ब्लैक. कल कुछ काम की वजह से मुझे शोरूम के अंदर अपनी KTM का काम पूरा करते आया नहीं, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा था. 3:30-4 बज रहे थे और 5 बजे के टाइमिंग के अंदर मेरा जॉब का टाइमिंग हो रहा था. ओके, तो कल मुझे पता चला मैकेनिक की तरफ से कि क्या अपने KTM के अंदर प्रॉब्लम है. वैसे ये सामने की तरफ जो आपको ये पाइप दिखाई दे रहा, दैट्स कॉल्ड हॉर्स पाइप. और ये हॉर्स पाइप की तरफ से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही, शायद से ये यहाँ से खुल गया है. तो उन्होंने कहा कि ये हॉर्स पाइप चेंज करना पड़ेगा. बाकी आगे की तरफ जो कंसोल के अंदर इसका वाइब्रेशन है ये भी क्लियर करना है. और बहुत सारी 2-3 चीज़ें थी, पर एक चीज़ मुझे गलत लगी. मुझे दर्शन भाई ने बताया था कि ये जो हॉर्स पाइप है वो वारंटी के अंदर क्लेम करके रिमूव करके देना थे विदाउट एनी कॉस्ट. और वहाँ पे जाने के बाद वो मैम ने कहा कि इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा. मतलब ये कैसा दोगलापन हो गया डायरेक्टली. ठीक है, 200-250 रुपये का ये पाइप है, पर वो प्राइस मैटर नहीं करता. जो आपने पहले बोला था वो कंप्लीट करना चाहिए था. एक तो वो बहुत ज़्यादा लेट आया, पहले उन्होंने ऑर्डर डाली नहीं थी, फिर बाद में ऑर्डर डाली, वो आने के बाद में भी ये पैसा चार्ज करे. दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन का आवाज़ आ रहा है भाई, ये वाइब्रेशन का मैकेनिक बोलता है कि बोले ये नॉर्मल लेवल है, सबको आता है. इसका मतलब तुमने अभी तक इसको क्लियर किया नहीं. अभी आज जाने के बाद में पता चलेगा कि क्या सिस्टम है इसका. आगे की तरफ से कंसोल के अंदर बहुत ज़्यादा ही आवाज़ है भाई. तो ये मुझे सही नहीं लगा यार. मेरे को यही चीज़ देखने की थी कि हम मतलब शोरूम के अंदर सर्विस सेक्शन के अंदर क्या सीन है. देखो मैं जैसे बाइक स्टार्ट करता हूँ ना, सामने की तरफ से आवाज़ देखो. और वो जो हॉर्स पाइप है ना, जब मैं ज़ोर से एक्सेलरेट करता हूँ तो वो टाइमिंग के अंदर वो हॉर्स पाइप का आवाज़ बढ़ जाता है भाई. ये चीज़ें जो कि कवर होनी चाहिए थे, बट क्या ही सीन बताओ. चले तो कोई नहीं. अभी 11:18 हो रहे, तो मुझे फटाफट शोरूम पहुंचना है. वहाँ पे जाके काम करना है. 1.5-2 घंटा लगने वाला है. कल तो हुआ नहीं काम, पर आज करके आएंगे. एक चीज़ तो समझ में आ गई भाई, KTM की जो सर्विस है वो अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा. अब वहाँ पर पहुँचता हूँ पहले मैं. पहुँचने के बाद में वो कैसे करते क्या करते, उसके बाद में आप बोलेंगे कि भाई उन्होंने क्या कि नहीं किया. एक तो पार्ट्स नहीं था, पार्ट्स अवेलेबल करवाया. अवेलेबल होने के बाद में हम लोग दर्शन भाई ने बोला तो उससे बात की थी, जो अंदर मतलब जो मैकेनिक था उससे बात की थी. उसने बताया था भाई कि तुम्हारा जो ये हॉर्स पाइप है अंडर वारंटी क्लेम होकर वो क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट. और अब वो चार्ज कर रहे हैं. और वो पाइप का कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं, मतलब पाइप बहुत ज़्यादा सस्ता है, 200-250 रुपये का है. और सब कुछ मैकेनिक वगैरह का चार्ज में लग के 700 रुपये होते. पैसे मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आपने जो बोली है वो चीज़ वो कंप्लीट क्यों नहीं की. और भाई इसका सिटी के अंदर एवरेज बहुत कम है, क्योंकि मैंने 300 रुपये का पेट्रोल डाला था इसके अंदर. और जब मैं पेट्रोल डाला था तो वो टाइमिंग के अंदर इसकी रेंज थी 120 की, और वो बढ़ के हो गई थी 160 के पास में. और अभी देखो ये नासिक सिटी घूमकर आने के बाद में सिर्फ 80 बता रहा है. मतलब भाई नासिक यहाँ से है 20 किलोमीटर, 20 और 20 40, और 10 एक्स्ट्रा पकड़ लो. मैंने इधर उधर घूमा, 20 एक्स्ट्रा पकड़ लो. सिटी के अंदर 30 का पकड़ लो, या फिर 28 का पकड़ लो. 60, 54, 56. और इसका एवरेज बहुत ज़्यादा कम. पता नहीं क्या सीन है. मैंने दर्शन भाई से बात की तो उन्होंने बोला कि भाई इसके बारे में भी पूछ लेना तूने. इबोनी ब्लैक के बारे में बताना तो भूल ही गया भाई. क्या बाइक थी यार. मैंने मतलब अंदर की तरफ देखा, पहले सबसे पहले बंदा तो मुझे बता नहीं रहा था बाइक, क्योंकि शोरूम मतलब वो रेडी नहीं है, काम वाम चल रहा है वहाँ पर शोरूम का. तो उन्होंने कहा कि बाइक ही नहीं है. पर मैंने उसको बताया कि भाई ऑलरेडी हम लोग ने बुक की है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने उसके पुतनिया के लिए बुक की है. अब मुझे पता नहीं पुतनिया क्या होता है,
और उसने मुझे बोला कि भाई मेरे पुतने के लिए बोले मैंने बुक की है, पुतन्या मराठी में मतलब शायद से उसका है ना भतीजा या भांजा होगा, तो उसके लिए बुक की है बोले अपन ने, बोले तो जाकर देख सकता। तो बोला ठीक है चलेगा भाई। अब वहाँ पे जाने के बाद में उसने मुझे नीचे लेकर गया, पहले तो आधा एक घंटा रुकाया, फिर उसके बाद नीचे लेकर गया, भाई बाइक बताई, बाइक यार क्या सही लग रही थी, बट स्टिल अभी मेरे दिमाग में वही एक कन्फ्यूजन है 349 सीसी और 398 सीसी। इस मतलब सच बताओ ना यार, मुझे 398 सीसी वाली बहुत ज़्यादा पसंद आ रही, बस कलर का थोड़ा सा इशू है, मुझे कलर ये वाला नहीं पसंद आ रहा, मुझे चाहिए इबोनी ब्लैक। और कोटेशन वगैरह सब निकालने के बाद में ये पता चला कि 348,000 रुपीज़ का मतलब 3,48,000 का मुझे वो पूरा कोटेशन जा रहा है, सब कुछ पकड़ कर, RTO वगैरह या सारी चीज़ें पकड़ के। नासिक ऑन रोड प्राइस जा रहा है 3,48,000, 348,000। सबसे मेन तो ये है कि मैं जब बाइक खरीदूंगा ना तो कुछ चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले तो मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं लूँगा, मतलब ब्रांड की तरफ से इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं लूँगा। इंश्योरेंस में डायरेक्ट से अलग से निकाल लूँगा, क्योंकि इंश्योरेंस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कम से कम 5-6 हज़ार का तो फ़र्क पड़ ही जाता है। ऑलमोस्ट 17,000 रुपये का वो इंश्योरेंस कोटेशन में बता रहे थे, तो मेरी हिसाब से 10-12 हज़ार के अंदर वो इंश्योरेंस निकल जाएगा, फर्स्ट पार्टी और उसके बाद में थर्ड पार्टी भी। दूसरी बात है कि अगर मेरे को फाइनेंस करना कहूँगा तो मैं डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी से ना जाते हुए मैं एक नेशनलाइज बैंक से जाऊँगा, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह ऐसे बैंक से जाऊँगा, जिसकी वजह से मुझे बैंक करने के लिए भी इजी हो जाएगा और मुझे कुछ और भी बेनिफिट उसके अंदर मिल सकते हैं, मतलब चार्जेस वगैरह हो गए और बाकी सब, मतलब समझ में आएगा। क्योंकि मैंने अभी कोटेशन वगैरह तो लिया नहीं है प्रॉपर, पर मतलब कोटेशन वगैरह मिल गया है, अभी मुझे सिर्फ बैंक जाना है और बैंक जाके चेक करना है कि भाई कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है। ऑलराइट, ये पहुंच गए हम KTM के शोरूम। चला, ये क्या लफड़ा है। ओके, थैंक यू। मॉर्निंग सर जी। अभी के बाद परत आल्यानंतर परत म्हणशील मला त्या दिवशी अहो, मी 12 वाजता गाडी लावली. कालच तुम्हाला सांगितलं होतं सर मी काल नाही हे बघा, काल तुम्ही मला सांगितलं नाही, काल ते जो होतं ना तो म्हटलं 1.5 तासाचं काम आहे. तो टेक्निकल आहे ना, त्याला मी बघतो सगळं त्या गाड्यांचं. व्हॉटेवर जे काय असेल, हां. पण तो मला म्हटलं ना 1.5 तास लागणार आहे, मग त्याच्या हिशोबाने मी 12 टाकून गेलो. ठीक आहे. आता वेळ किती होते? हा पण मी तुम्हाला काल त्याच्यामुळे मॅडम म्हणतात तोच माणूस नाही म्हणजे डायरेक्ट. ते आता मी सांगायचं करण्यापेक्षा ना सोल्युशन बघू आपण. तुम्हाला आता घाई आहे का, कुठे जायचं आहे का? अहो, मी ओझरगाव आलेलं आहे, ड्युटी सोडून आलेलं आहे, 5 वाजता ड्युटी स्टार्ट होईल तर मी त्याच्यासाठी थांबतो. नाही मला वेळ लागेल मॅडम, वेळ लागेल आपल्याला टाकी डिस्कनेक्ट करावं लागेल. किती वेळ लागेल? 1-2 तास तरी 2 तासाच्या आसपास लागेल. तुम्ही 12 वाजता लावलेले होते. गाडी हल्ली पण येते तुम्ही हातच लावलेली नाही. 12 वाजता मग ॲटलीस्ट मला काला सांगून दिला सगळं नाही होणार आहे. मी सगळे सांगितलं असेल तुम्हाला, मी स्वतः सांगितलं होतं सगळे तुम्हाला. 1 मिनिट, इथं जो माणूस उभा होता त्याला मी 3 वेळेस विचारलं. त्यांच्याशी बोलायचं होतं त्यांना, त्यांच्या हिशोबाने बोलताय. मी तर माझ्या वैयक्तिक मताने सांगितलं तर उद्या तरी भेटेल काय. ठीक आहे, बोला मग मॅडम, तर काय चांगलं आहे. ठीक आहे, राहू दे. कारण की दर्शनला माहिती मी त्या आता माझा हात आहे अहो याच्यामुळे. ठीक आहे, मी तुमचं सांगत नाही. हा नाही, मी तुमचं तुम्हाला एक सांगत वैयक्तिक असतं मी सांगितलं का मला माहिती काय टाइम आहे. परत तुम्ही सांगता 2 तास लागणार, आता 5 वाजू राहिले, मग संध्याकाळच्या 7 वाजेपर्यंत मी इथं थांबायचं असं. 2 तास सांगितलं तिने, 2 तास लागणार आहे. मी सायंकाळी इकडं दर्शनाला पाठवतो. 12 वाजता आलो मी. ठीक आहे ना, मी कुठून लंच ब्रेक नाही म्हणतो तुम्हाला. जी कमेंट होती तीच. आता मी राहायला नाशिकमध्ये नाही ना, ओझरगावरून येतोय परत, आणि तो समोरचा माणूस तो पण ड्युटीवर राहतो, त्याच्यासाठी मी आलो. 2 वेळेस चक्कर झाली माझी.
वर्स्ट वर्स्ट सर्विस सॉफ्टवेयर, वर्स्ट। एक बंदा क्या बोलता है तो दूसरा बंदा क्या बोलता है यहाँ पर। दो चक्कर हो गए भाई साहब मेरे, 2 चक्कर। इसके पहले कल का बंदा मुझे बोलने लगा कि भाई 1.5 घंटे का काम है, मैं करके दूंगा। स्टार्टिंग में आया, मैं उसके पास में लगाया, और अभी दूसरा बंदा आकर बोलता है कि भाई अभी काम नहीं होने वाला है आपका। सीरियसली सुबह के 12 बजे से मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। मैं बाइक देखकर चला गया कि भाई एटलीस्ट करके रखेंगे ये लोग, पर नहीं। एक रीज़न आके क्या देता है, दूसरा रीज़न आके क्या देता है बंदा। अब मुझे बोलता है अभी शाम के 4:53 हो रहे हैं, और वो बंदा बोलता है कि अभी और 2 घंटे लगेंगे। मतलब बेंचों, मतलब हम लोग ने यही करना क्या शाम के 7 बजे तक? कि मतलब ये भी झक मारा थे बैठने की क्या इस पे आके? और स्टार्टिंग में जब से मैं आया हूँ ना, तब से मैं वो 2 बाइक ही देख रहा हूँ भाई। स्टार्टिंग से 2 बाइक देख रहा हूँ। वो बंदे दोनों के दोनों 2 बाइक के पीछे ही लगे। और जो बंदे ने मुझे कमेंट की गई तो वो बंदा तो है ही नहीं वहाँ पे। और मतलब वो मैडम खुद बोल रही कि भाई जिसने बोला है आपको तो वो है ही नहीं यहाँ पे, हम कब से उसका इंतजार कर रहे। मतलब क्या स्टाफ डाल के रखा है भाई तुम लोग ने? मतलब काम नहीं करना हो तो क्यों कर रहे हो भाई? क्यों शोरूम खोल के रखो? मुझे समझ भी नहीं आ रहा। सिटी में रहा होता ना मैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है भाई, मैं कल आके ऑफिस लेके चल जाऊंगा। भाई ऑलरेडी हमको 20-22 किलोमीटर से दूर आना पड़ रहा है ये, और उसके अंदर तुम बार-बार चक्कर मारने लगा रहे हो। 1.5-2 घंटे का टाइम तो फिर निकाल के कर देते थे ना भाई। 12 बजे से लेकर 5 बज गए, पर काम कुछ हुआ नहीं भाई। और अभी वो बंदा बोलता है मुझे कि और 2 घंटे लगेंगे। मतलब 7 बजे तक या शाम तक कि मैं यहीं पे झक मारो मेरी। कमाल है यार। मतलब सच में भाई KTM की सर्विस एकदम बकवास है। नासिक के अंदर तो एकदम बकवास है भाई। एक तो पहली बात तो ये जो हॉर्स जो पाइप है ना, उन्होंने कमेंट क्या की थी कि अब इसके पहले हम लोग ने फ़ोन पे जब बात किया था ना दर्शन ने, तो उन्होंने उसको बताया था कि भाई ये जो हॉर्स पाइप है तुम्हारा वो वारंटी के अंदर क्लेम हो जाएगा। पहले गलत कमेंटमेंट दी, मतलब नहीं कि एकदम फर्जी बना। अभी वहाँ पे जाने के बाद वो बंदा बोलता मैंने बोला ही नहीं, वो मैडम बोलती मैंने बोली ही नहीं, बोले कि ये वारंटी में लूँगा। देखो पैसे की बात नहीं है यहाँ पर। वो 300-400 रुपये का पाइप आएगा, उससे कुछ लेन देन नहीं है। पर कस्टमर जब आपको पूछ रहा है ना भाई क्या भाई वो पाइप कैसे गया, क्या गया, वो कैसे रिपेयर होगा, तो तुम आप लोग की क्यों खुद से बोल रहे डायरेक्टली कि भाई वो इंश्योरेंस में क्लियर होने वाला है। भाई ये 10,000 किलोमीटर बाइक चली नहीं अभी तक के। एकदम वर्स्ट सर्विस है भाई नासिक की KTM शोरूम की, जो है ना वासन शोरूम के पास वाला। एकदम वर्स्ट सर्विस है। बंदे 5 घंटे बाइक रुकाने के बाद में भी वो और 2 घंटे मांग रही कि भाई 2 घंटे का काम है, बोले ये खोलना पड़ेगा। अरे खोलो भाई, खोल के रखो। 2 घंटे कब से वो 2 बंदे उसमें घिसते बैठे। एक तो स्टाफ भी नहीं उनके पास में, दूसरा बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर बाद में गलत कमेंट करके बोलते हैं कि भाई हमने तो बोला ही नहीं था तुम्हारे को। जब सुबह में बाइक लगा के जा रहा तो बंदा सामने वाला बोल रहा है कि भाई 5 बजे तक मिल जाएगी। भाई 5 बजे तक गाड़ी खुली नहीं है यहाँ पे। कौन सी सबसे तूने बोल दिया भाई 5 बजे मिल जाएगी? बकवास है यार। मतलब अब पार्ट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, पर सर्विस एकदम बकवास है, एकदम बकवास। दर्शन ने कस्टमर केयर को कॉल किया और पूछा कि भाई वो जो पाइप है वो इंश्योरेंस के अंदर क्लेम क्यों नहीं हो सकता। चलो वो ठीक बात अलग है, वो तो अलग ही रीज़न निकल कर आया कि ठीक है हम उसका रिफ़ंड कर देंगे। कस्टमर केयर की तरफ से सपोर्ट अच्छा मिला कि भाई उसका रिफ़ंड मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। 48 आवर्स का ऐसा कुछ तो भी रहता है उनका टाइमिंग पीरियड, वो मतलब फिट होने के बाद में हो जाएगा। बट कस्टमर केयर के अंदर ये समझ में आया भाई कि ये जो हॉर्स पाइप जो है आपका, ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि हॉर्स पाइप इनलेट करता है, मतलब बाहर का एयर अंदर लेता है, तो ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है तुम्हारी बाइक के अंदर, तो वो जल्द से जल्द क्लियर करवाए। और यहाँ के सर्विस सेंटर वाले बंदे ने क्या कहा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, बोले आप चलाओ बिंदास बोले। इसलिए हम लोग दापोली की राइड करने के लिए गए। दर्शन ने मुझे क्लियरली बताया कि भाई जब इसके में बाइक में से आवाज़ आ रहा था ना, तो मैंने बोला दर्शन को कि भाई यार इसमें से आवाज़ ज़्यादा आ रहा, तो इसका जो भी प्रॉब्लम होगा क्लियर करवा ले, मुझे बाइक चलानी है। तो दर्शन बोला अरे कुछ नहीं रे, बोले मेरे को सर्विस वाले ने बोला, मतलब सर्विस सेंटर वाले ने बोला, मेंटेनेंस वालों ने, कि भाई कुछ नहीं, बोले बिंदास चलाओ सर, बोले आप कोई दिक्कत नहीं आएंगी आपको। मतलब वो लोगों ने गलत कमेंट की डायरेक्टली कि भाई ये हॉर्स पाइप का जो प्रॉब्लम है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बोले ज़्यादा आवाज़ आएंगी तब आप आओ। मतलब गाड़ी के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी तब आना हमने। मतलब तुम्हारा बोलने का मतलब क्या था? कस्टमर केयर से हमें ये पता चल रहा है कि इसका हॉर्स पाइप का जो प्रॉब्लम है वो क्रिटिकल है, और सर्विस सेंटर से पता ही चल रहा है कि सर्विस सेंटर वाला बंदा ये बोल रहा है कि भाई इसका जो हॉर्स पावर वाला जो हॉर्स पाइप का जो प्रॉब्लम है वो क्रिटिकल नहीं है, मतलब वो नॉर्मल है, आप चलाओ बिंदास, मतलब ज़्यादा आवाज़ आएगा तब आप आओ।